हाँ बेटा, उनको देखते हैं। अपने पश्चिमी राजस्थान में एक बनता है टाका। कल पढ़ाया था बेटा मैंने इसके बारे में। टाका, टाका क्या होता है? टाका होता है एक खोज जो जमीन में बनाई जाती है वर्षा जल संग्रहण के लिए वर्षा जल संग्रहण के लिए एक हौज बनाई जाती है, वह टाका है। कल हमने बता दिया था। जमीन के अंदर जो भी अपने जल का स्रोत है, जो वर्षा जल का भाग है, उसको हम जमीन में एक गहरा हौज बना करके उसमें डालते हैं। पश्चिमी राजस्थान के भाग में तो ये लोग हैं, इस टाके से जो पानी है उसको 1 साल तक के लिए स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब इंदिरा गांधी आ गई, फिर भी ये पेयजल के रूप में इसका उपयोग करते हैं, फिल्टर के रूप में फिल्टर करते हैं। किसको? बजरी से और रोड़ी से, इनसे इसको फिल्टर भी करते हैं। प्रश्न क्या आएगा कि जो टाका बनाया जाता है उसकी सामान्यतया जो गहराई, लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाका है वो 6.1 मीटर गहरा, सामान्य टाका जो है वो 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर 4.27 मीटर चौड़ा और 4.27 मीटर कितना है लंबा, और 2.44 मीटर क्या है चौड़ा होता है। टाके की लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। ये गहराई है, ये आपकी चौड़ाई है, और लंबाई है, और ये क्या है? चौड़ाई। तो टाके की लगभग लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा होता है। अब करते क्या है कि ये जो लोग हैं अत्यधिक ताप से बचने के लिए इस टाके की बराबर में जो है भूमिगत जो भवन है या मकान है उसका निर्माण करते हैं, जिससे ये इसके संपर्क में रहेगा तो ये भाग भी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। ये निवास के रूप में भी इस टाके की सहायता ले लेते हैं। ये जो टाका है और इसके पास भी बना दिया भूमिगत कमरा, और भूमिगत कमरा क्या करेगा भाई? ठंडा रहेगा, और गर्मी में अधिक तापमान जो रहता है उसमें निवास करने के लिए सहायता करता है। कौन? भूमिगत कमरा। बताओ समझ में आई कि बात मेरी? पार्लर पानी कल बता दिया था क्या होता है? वर्षा का जल होता है। जल। मेघालय की बात हमने कर ली थी। मेघालय, मेघालय में जो शिलोंग है, शिलोंग में 25 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, जबकि आपका भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह कौन सा है? बताइए बेटा। मौसिम राम, मेघालय। मौसिम राम और चेरापूंजी। मेघालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ तो बारिश ज्यादा है और मेघालय में बहुत कम है। ये मैंने बता दिया था, कारण था, याद कर लेना, लिख लेना भाई। कीपाकार पहाड़ियां, कीपाकार पहाड़ियां है जिससे मानसून इन क्षेत्रों में क्या होता है? प्रभावी होता है। कीप जानते हो ना? कीप, इस प्रकार से कीप बनती है ना, ऐसे। ये पहाड़ियां कैसी है? कीपाकार पहाड़ियां, जिसके कारण है पानी एक साइड है जहाँ पे खुला भाग है, और मानसून आ गया तो एक साइड तो वर्षा होगी और दूसरा भाग किसा रह गया? सूखा रह गया। ये बात हमने कल की थी। इसके अलावा आपके जो एक महत्वपूर्ण जो बात है, कोई गांव का नाम है, कर्नाटक का गांव है, और गांव का नाम है गंडाथुर। कर्नाटक का एक गांव है, गांव का नाम है गंडाथुर। गंडाथुर गांव की क्या कहानी है? गंडाथुर गांव है वो वर्षा जल संग्रहण के लिए एक आदर्श गांव माना जाता है। वर्षा जल संग्रहण के लिए एक आदर्श गांव माना जाता है, और इस गांव में लगभग 200 जो घर हैं
इन 200 घरों पर वर्षा जल संग्रहण इकाइयां लगाई गई। क्या लगाई गई? वर्षा जल संग्रहण इकाइयां लगाई गई। और इसमें जो छत का जल था इसको एक टाके के माध्यम से संग्रहित किया गया। टाके के माध्यम से क्या किया गया? संग्रहित किया गया। कर्नाटक में कौन से गांव में? गंडाथुर गांव में। और इस व्यवस्था के कारण यह पूरे भारत में जल संग्रहण के द्वारा ख्याति प्राप्त गांवों में गिना जाता है। ख्याति का मतलब है नाम है इसका रिकॉर्ड में कि गंडाथुर गांव है वह वर्षा जल संग्रहण करने वाले गांवों में सबसे शीर्ष स्तर पे आने वाला गांव है। कितने आवासों में जल ग्रहण हो रहा है? 200 घरों में। कितने घरों में? 200 घरों में। और जो भी नए मकान बन रहे हैं उनमें जल संग्रहण की इकाइयां लगाई गई है। क्या लगाई गई बेटा? जल संग्रहण की इकाइयां लगाई गई है। इस गांव में हर वर्ष 1000 मिलीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। कितनी? लगभग 1000 मिलीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। और 1000 मिलीमीटर वर्षा है, इसमें ये लोग है लगभग वर्षा का जो है उसका 10% भराई के साथ, आपकी बुक में दिया हुआ है 10% भराई के साथ संग्रहण क्षमता का 80% क्या करते हैं? ये इकट्ठा कर लेते हैं। हर घर लगभग हर वर्ष में 50,000 मीटर जो जल है उसका संग्रहण कर लेता है। 50,000 घन मीटर जल का क्या करता है? संग्रहण कर लेता है हर घर। तो बताओ गांव के द्वारा कितनी ज्यादा उपयोगिता है इसकी वर्षा जल संग्रहण पद्धति की। कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं? वर्षा जल संग्रहण पद्धति की। इसके अलावा कल मैंने एक प्रश्न आपको बताया था कि भारत में कौन सा राज्य है जिसमें वर्षा जल संग्रहण पद्धति को एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में अपनाया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है बेटा? कल आया था ना, तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो गांव है उसमें जितने भी घर बने हुए हैं उन घरों के सामने क्या होना चाहिए? वर्षा जल संग्रहण का स्रोत होना चाहिए। और वर्षा जल संग्रहण का स्रोत है तो उसको अप्रूव कराया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? इसके अलावा इसके अलावा एक है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ड्रिप सिंचाई तो जानते हो ना, बूंद 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 सिंचाई। ड्रिप सिंचाई राजस्थान में अपनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ किन क्षेत्रों में अपनाई जा रही है? जहाँ पे जल की क्या है? कमी है, उन क्षेत्रों में अपनाई जा रही है। लेकिन बांस ड्रिप सिंचाई, तो बांस ड्रिप सिंचाई आपके मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। जो पहाड़ी प्रदेश है बेटा, उन पहाड़ी प्रदेशों में जो बांस है, बांस को यूज किया जाता है, उसमें छेद किया जाता है, नाली के रूप में जल प्रवाह किया जाता है। बांस की जो नालियां होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बांस की जो नालियां है उनमें जल का प्रवाह किया जाता है और उसके माध्यम से कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। किसके माध्यम से बेटा? नालियों के माध्यम से। नाली किसकी होती है? बांस की होती है। किसकी होती है बेटा? बांस की होती है। और बताया जाता है कि यह प्रणाली 200 वर्ष पुरानी प्रणाली है। 200 वर्ष पुरानी प्रणाली है जिसके अंदर वर्षा जल को या जल स्रोत से जो जल है उसको पेड़ पौधे तक पहुंचाया जाता है और इसी प्रणाली को पारंपरिक रूप से अपनाया जा रहा है। किसके रूप में? पारंपरिक रूप से अपनाया जा रहा है। जल आता है, फिर इसको
बांस की क्या है, छोटी छोटी नालियां होती है, फिर बांस क्या होते हैं, अंदर से खोखले और उसमें छिद्र कर दिया जाता है, और बूंद बूंद क्या है, सिंचाई के रूप में या बूंद बूंद जल के रूप में यह पेड़ पौधों को प्रदान करती है। तो बताओ समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। प्रश्नों में बताया कुल या गुल, ठीक है। टाके की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, टाका कौन से क्षेत्रों में होता है, टाका सब जगह है। टाका क्या है, वर्षा वर्षा जल संग्रहण की एक बहुत ही उचित पद्धति क्या कहलाता है भाई, टाका कहलाता है। दूसरी रोचक तथ्यों में कि मेघालय में सर्वाधिक बारिश चेरापूंजी में हो रही है, लेकिन शिलोंग है वो उस वर्षा से क्या है, वंचित है, और वहां पे वर्षा जल संग्रहण को अपनाया जाता है। राजस्थान की इंपॉर्टेंट बात है कि इंदिरा गांधी आने से वर्षा जल संग्रहण पद्धति कम हो गई है, फिर भी यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, जल का स्वाद इनको अच्छा नहीं लगता, इस कारण से ये वर्षा जल का क्या कर रहे हैं, संग्रहण करते हैं उसी पद्धति के आधार पे। वर्षा जल संग्रहण में ख्याति प्राप्त गांव कौन सा है भाई, ख्याति प्राप्त गांव कौन सा है? गंडाथुर। गंडाथुर कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का। और यहाँ पे क्या किया गया, जितने भी मकान है लगभग 200 मकान, तो जितने भी मकान है उन सभी मकानों पे वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। और बताया जाता है कि यहाँ जो वर्षा होती है लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, इस वर्षा से प्रत्येक घर क्या कर रहा है, संग्रहण कर रहा है, किसका, वर्षा जल का संग्रहण कर रहा है, और यह अपने उपयोग के लिए वर्षा जल की प्राप्ति करता है। इसके अलावा राज्य की बात करें तो तमिलनाडु है, ठीक है। और बांस ड्रिप सिंचाई कौन से राज्य में हो रही है, मेघालय में हो रही है, पहाड़ी प्रदेशों में ऊपर से ऊपर ही कई दूरी तक जल को पहुंचाया जाता है, किसके माध्यम से, बांस के माध्यम से। और किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, ड्रिप सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। कैसी बेटा, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके रेफरेंस बुक में हैं, वो प्रश्न सोल्व करवाता हूं। समय अपना कम है और हो सके तो अपने प्रश्न रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको अगला प्रश्न पार्ट स्टार्ट करवाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उस ऑनलाइन टेस्ट में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लेसन आएंगे, ठीक है। तीनों लेसन आएंगे, सारे स्टूडेंट सुन लेना, इस टेस्ट में तीनों लेसन आएंगे, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न आता है जो आपके रेफरेंस बुक में दिया हुआ है कि मैंने काफी प्रश्न तो आपको सोल्व करवा दिए, बहुउद्देशीय परियोजना है उसका लाभ हानि करवा दिया बेटा, परंपरागत क्या करवा दिया, परंपरागत जल संग्रहण पद्धति जो है, इस परंपरागत जल संग्रहण पद्धति का आधुनिक काल में इसको अपना करके और हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। अगर प्रश्न है कि परंपरागत जल संग्रहण पद्धति को वर्तमान में अपना करके और हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए बेटा, परंपरागत जल संग्रहण की पद्धतियां कौन कौन सी है, हमने पढ़ा, टाका है, कुआं बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, ठीक है, बावड़िया बना रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, खडीन बना रहे हैं, एक ही बात है, ये सारी क्या है, परंपरागत जल संग्रहण पद्धतियां हैं। अगर हम इनको अपनाएंगे तो क्या होगा, तो इनको अपनाने से दो फायदा आपको सुनिश्चित है। एक तो वर्षा जल को हम इकट्ठा कर पाएंगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमारे भूमिगत जल स्रोत है उनको हम इनकी वृद्धि कर पाएंगे, इनकी जो गहराई है उसको कम कर पाएंगे, भूमिगत जल स्रोत है वो ऊपर आएंगे, ठीक है। तीसरा फायदा, मिट्टी का कटाव बचेगा। चौथा फायदा, वन क्षेत्रों को क्या होगा, लाभ होगा। ये सारे फायदे कब है, जब हम किसका, वर्षा जल संग्रहण का या वर्षा का जल है उसका संग्रहण परंपरागत पद्धतियों से
करते हैं। भाई जोड़ा बढ़ाया तो जोड़े से रिसाव होगा, तो भूमिगत क्षेत्र में जो जल है वो क्या होगा, जल स्तर ऊपर आएगा। ठीक है, वनस्पतियां, जीव जंतु, इनका विकास होगा और जैव विविधता के क्षेत्रों में वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें बताया पहाड़ी क्षेत्रों में गुल और कुल, बताया मैंने आपको, गुल और कुल जैसी वाहिकाएं हैं उनको हम लाते हैं तो खेतों में क्या होगी, सिंचाई होगी, और वहां जो सिंचाई होगी गुल और कुल यानी वाहिकाओं के माध्यम से, उसके माध्यम से देखें तो खेतों में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी, उत्पादन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरा, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं, तो वर्षा जल संग्रहण के कारण क्या होगा कि जो जल संग्रहण होगा तो जल का स्तर ऊपर आएगा। बेटा देखिए, तो क्या होगा, वर्षा जल संग्रहण जो करेंगे पश्चिमी राजस्थान में तो घर घर क्या है, जल की आपूर्ति होगी। ठीक है, और कोई भी क्षेत्र है वो जल विहीन नहीं रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ जहां पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक होता है, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल वेस्ट चले जाए तो वर्षा 10 से लेके और 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है जहां पे दामोदर घाटी से बाढ़ आती है, जहां पे दामोदर घाटी से क्या आती है बेटा, बाढ़ आती है, दामोदर जो नदी है उससे बाढ़ आती है, तो वहां पर भी अगर हम सिंचाई के लिए वाहिकाएं या आप में जल वाहिकाएं या नहरें निकालते हैं तो नदी का फ्लो है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इस कारण से हमने दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया है। और 4 बांध याद कीजिए, मेथान है, पंचेत है, कोनार है, मेथान है, पंचेत है और कोनार। ये आपने बांध जो बनाए हैं किसके ऊपर बनाए हैं, दामोदर घाटी परियोजना के दौरान दामोदर नदी पे बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा और परंपरागत जो स्रोत है उनका और क्या फायदा हो सकता है, तो इसका फायदा है कि जल की प्राप्ति पेयजल की भी हो रही है, सिंचाई की भी हो रही है, और पेयजल सिंचाई की प्राप्ति तो मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है, आपके छोटे प्रश्न हैं उनमें कि प्रश्न है आधुनिक भारत वाला, तो कई बार आपको बता दिया। आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को जो कहा वो किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। बता दिया, ये रेफरेंस बुक में काफी बार प्रश्न है। और आधुनिक विशाल चमत्कारिक वस्तु कौन सा, अरे बाकड़ा डैम विशाल चमत्कारिक वस्तु। ठीक है, इसके अलावा आपके जो प्रश्न आता है कि भारत में उत्कृष्ट सिंचाई के लिए, भारत में उत्कृष्ट सिंचाई, प्रश्न लिखना, भारत में उत्कृष्ट सिंचाई जो हो रही है उस उत्कृष्ट सिंचाई के प्रमुख तंत्र कहाँ कहाँ मिले हैं, प्रमुख तंत्र कहाँ कहाँ मिले हैं, तो नाम लिख लीजिए बेटा। एक तो कलिंग, पढ़ा हमने कल, भारत में सिंचाई के उत्कृष्ट जो तंत्र है वो कहाँ कहाँ मिले, तो एक तो मिला कलिंग, कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में। एक मिला नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। एक मिला वेन्नूर, वेल्लूर है, वेल्लूर, वेन्नूर किताब में दिया हुआ है, वेल्लूर है, वेल्लूर है कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में। और कोल्हापुर, कोल्हापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये आपको क्या मिले हैं, आपको सिंचाई के विकसित तंत्र जो पहले से चलते आ रहे हैं, हमें कई पुरातात्विक खोज जो हमने की है उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपके प्रश्न आया बेटा नर्मदा, नर्मदा नदी परियोजना और टिहरी बांध, नर्मदा नदी परियोजना और टिहरी बांध से जुड़ा हुआ प्रश्न आया कि ये जो बांध है, प्रश्न है
नर्मदा नदी परियोजना और टिहरी बांध। नर्मदा नदी परियोजना और टिहरी बांध का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? नर्मदा और टिहरी बांध के आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? तो इसका मुख्य बिंदु था स्थानीय लोगों को, प्रश्न का उत्तर लिखिए, स्थानीय लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं होना। आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं होना किसका उद्देश्य, किसका मूल बिंदु था? आपके टिहरी बांध का और नर्मदा जो परियोजना है, नर्मदा पे सरदार सरोवर बांध, दोनों का मुख्य बिंदु याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न है कि दो सामाजिक आंदोलन के नाम बताइए जिन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में गिना गया। तो दो सामाजिक आंदोलन जिनमें पहला आंदोलन तो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, पढ़ा था हमने। दूसरा आंदोलन है टिहरी बांध वाला आंदोलन, टिहरी बांध वाला आंदोलन। और आपको उसमें पूछ लें कि वन संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन आया जो सामाजिक था, तो वन संरक्षण के लिए सामाजिक आंदोलन में आपके चिपको आंदोलन, कौन सा था? चिपको आंदोलन। वो क्या था? सामाजिक आंदोलन था। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब इसके और भी 10-5 जो प्रश्न रहे हैं वो प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। साथ ही साथ हम अगला लेसन भी स्टार्ट करेंगे अगर टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपनी टेक्निकल, तो अगला लेसन भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 3 लेसन आपको अच्छी तरीके से याद करने बेटा। ठीक है सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट का शेड्यूल आपके पास में जल्द से जल्द आ जाएगा, आप तैयारी करके रखिए। ठीक है सर। हाँ बेटा, वो स्कॉलरी ऐप पे पूरे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? बेटा डेट को खोल खोल के देखना पड़ेगा ये तो, या आप स्कॉल ERP पे जाओगे तो आपके पास में ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी मिल जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। सर थर्ड चैप्टर के नोट्स भी नहीं है। थर्ड चैप्टर के मैंने नोट्स भेजे हैं और ज्यादा विशेष नोट्स इसके है नहीं। ठीक है सर फर्स्ट चैप्टर के भी व्हाट्सएप ग्रुप पे फर्स्ट चैप्टर के भेजे हैं। हाँ बेटा, मैं ढूंढ रहा था, कल मेरे को मिले नहीं वो नोट्स, दोबारा भेजूंगा। आप कल भी बोल रहे थे, ERP से डाउनलोड करके दोबारा भेज दूंगा। ओके ठीक है बेटा। यस सर।